हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में। यानी फिर इसको बोल सकते हैं विद्युत का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो कुछ ऐसे द्रव या घोल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह से कुछ ऐसे द्रव या घोल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह से उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। यह प्रभाव विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटक। ऐसा द्रव या घोल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ऐसा द्रव या घोल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब आगे क्या देखेंगे? केमिकल इक्विवेलेंट यानी रासायनिक तुल्यांक। तो किसी पदार्थ के परमाणु भार और उसके संयोजकता के अनुपात को क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, या फिर केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड वैलेंसी। तो उसको हम बोलेंगे क्या? केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब इसका यूनिट यदि पूछेगा तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर कूलम्ब। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर कूलम्ब। तो ये हो गया केमिकल इक्विवेलेंट। अब फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत अपघटन या फिर पदार्थ की वह मात्रा जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक कूलम्ब, ध्यान से देखिएगा, एक कूलम्ब चार्ज को संग्रहित कर सकता है या फिर एकत्रित कर सकता है, उसका ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, या फिर से इसको देखेंगे, पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक कूलम्ब चार्ज को संग्रहित कर सकता है, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होता है? तो ये एग्जाम में हमेशा पूछता है केजी पर कूलम्ब। क्या होता है? केजी पर कूलम्ब। तो एक और यूनिट होता है, ये होता है मिलीग्राम पर कूलम्ब। क्या होता है? मिलीग्राम पर कूलम्ब। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने दो ठो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट नियम, और ये हो गया दूसरा नियम। तो पहले हम लोग देखेंगे पहला नियम के बारे में। तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम के अनुसार विभाजित किए हुए अवयवों की मात्रा किसी निश्चित समय तक प्रवाहित की गई विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, पहला नियम के अनुसार क्या बोला गया? विभाजित किए हुए अवयवों की मात्रा, जिसको हम लोगों ने m से डिनोट किया, उसको निश्चित समय तक प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, जिसे चार्ज कहते हैं, के समानुपाती होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि इसमें क्या बोलेंगे कि m जो होता है, m वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है q के। ठीक है, q हो गया चार्ज और m क्या हो गया? अवयवों की मात्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग IT लिख सकते हैं, क्योंकि q बराबर हम जानते हैं कि q बराबर IT होता है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि m बराबर ZIT। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m बराबर ZIT होता है। तो ये Z क्या है? पहले तो हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो m बराबर ZIT हो गया। तो Z क्या है? Z एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का कुछ नाम है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो
केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, फैराडे का दूसरा नियम देखेंगे। तो दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है, फैराडे के सेकेंड नियम के अनुसार यदि एक समान मात्रा का इलेक्ट्रिक करंट, यदि एक समान मात्रा का इलेक्ट्रिक करंट को जब अलग अलग, ठीक है, क्या अलग अलग प्रकार के, जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाह किया जाता है तो विभाजित हुए अवयवों की मात्रा, क्या चीज़, विभाजित हुए अवयवों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। क्या अभी देखें कि जब हम सेम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट को जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित करते हैं तो विभाजित हुए अवयवों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है। फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं कि मास जो होता है क्या चीज़ का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जेड के, और मास किसको बोलते हैं, एम के। तो जेड हो गया क्या चीज़, जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो गया। अब यहाँ से यदि देखेंगे तो m1 बटा z1 लिख सकते हैं, ठीक है, m1 बटा z1 लिख सकते हैं, m1 बटा z1 लिख दिए बराबर m2 बटा z2। ये बहुत ही न्यूमेरिकल में जब आगे बताएंगे न्यूमेरिकल तो उसमें ये काम देगा। अब इसको हम मैथमेटिकल रूप से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि m1 बटा m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर z1 डिवाइडेड बाय z2 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आगे हम लोग जब देखेंगे न्यूमेरिकल इसका उसमें हम लोग को काम देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटक के अनुप्रयोग, यानी इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ें क्या होता है, अब इसका उपयोग क्या करते हैं। तो पहला देखेंगे उपयोग इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु के परत चढ़ाने की, किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग किस लिए करते हैं, तो धातु को जंग से बचाने के लिए, कोई भी धातु है उसको जंग से बचाने के लिए किसी दूसरा धातु का परत उसके ऊपर चढ़ा देते हैं जिससे वो उस पर जंग नहीं लगता है, तो धातु को जंग से बचाने के लिए। और फिर क्या है दूसरा, सतह को चमकाने के लिए। ठीक है, किसी भी सतह जो है उसका सतह को चमकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं जिसको से उसका सतह जो है चमकने लगता है। अब तीसरा क्या है, घिसे पदार्थों को बदलने के लिए। मान लीजिए किसी धातु का ऊपर का कुछ जो है मटेरियल कुछ घिस गया है तो उसी धातु वाला फिर से उसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये सब किसके द्वारा होगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड और एनोड का धातु बनाते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जिस धातु के ऊपर, ठीक है, जिस धातु के ऊपर हमको परत चढ़ाना हो, जिस धातु के ऊपर हमें परत चढ़ाना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से साफ करके कर लेंगे। ठीक है, और अच्छी प्रकार से साफ करने के बाद उस धातु को हम लोग कैथोड बना देंगे। ठीक है, जिस पे हमको परत चढ़ाना है उसको हम लोग कैथोड बना देंगे, और कैथोड बना करके वह इलेक्ट्रोलाइट वाला जो घोल जो होता है उसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, जिस धातु का परत उसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, जिस धातु का परत चढ़ानी होती है, मान लीजिए कि से हमको सोना के ऊपर मान लीजिए कि से
लोहा के ऊपर यदि हमको हाँ मान लीजिए किसी सोना के ऊपर, ठीक है, सोना के ऊपर किसी दूसरा यदि मेटल का यदि चढ़ाना रहेगा, तो जिस मेटल का यदि उसके ऊपर पानी जिसको बोला जाता है चढ़ाना रहेगा, या फिर जिसके ऊपर उसका जो परत जोड़ चढ़ाना रहेगा, उसको हम लोग क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे। ठीक है, और जिसके ऊपर जो चढ़ाना है उसको हम लोग कैथोड बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब फिर क्या क्या करेंगे, अब फिर हम लोग पढ़ रहे थे किसका, यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि प्यूरिफिकेशन, इसको से क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन यानी मेटल को शुद्धिकरण करने का काम भी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हो जाता है। क्या करेंगे कि जिस मेटल को हम लोग को शुद्ध करना है उसको हम लोग रख देंगे क्या चीज़ पे, एनोड पे, और धीरे 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 किस पे चला जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध वाला धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या इसका काम है, तो इसके बाद क्या क्या काम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रो टाइपिंग करना। तो इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हमको लिखना है, ठीक, ABCD हम लिखना है, तो सबसे पहले हम किसी भी मोम का या कुछ पे हम ए लिख देंगे। ठीक है, ए लिख करके उसमें हल्का हल्का काट करके ए लिख देंगे। जब ए लिखेंगे तो ये कटा हुआ जो मेटल रहेगा, ठीक, उसको हम लोग कैथोड पे रख देंगे। ठीक, और एनोड से धीरे धीरे इस पे जिस मेटल का इलेक्ट्रो टाइपिंग करना है वो मेटल इस पे जमते जाएगा। ठीक है, जमते जाएगा। तो जम जाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हम लोग समाप्त कर देंगे। जब समाप्त कर देंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो मेटल जिसका हम लोग जो एनोड पे जो रखे थे उसका वो जो मेटल वो धीरे धीरे कैथोड पे आ करके वो ए शेप के अनुसार हो गया है। तो हम लोग क्या क्या इससे मिल जाएगा, इलेक्ट्रो टाइपिंग मिल जाएगा। ठीक है, यानी मेटल का किया हुआ इलेक्ट्रो टाइपिंग ये हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसका प्रयोग है। अब फिर क्या क्या चीज़ चौथा में आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं को मान लीजिए कि धातु कोई अशुद्ध धातु है, ठीक, तो उसको से हमको शुद्ध निकालना है। तो एक प्रकार से देख रहे हैं क्या कि मेटल का प्यूरिफिकेशन ही करना है। तो ये चीज़ भी हम लोग क्या कर देंगे, ये चीज़ भी इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने आज जाना ये वाला वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि सेल के बारे में देखेंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।